यस। है? हाँ लाइव ही आए हुए थे, बाकी तो अपन कहाँ थे इसमें कल? 65B ये यहाँ से होता है। ठीक है गाइस, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 65B और सारा बता दिया था। अब आपका 3 ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है। 3 ए का मतलब क्या होता है? एक्वायर, ऑथेंटिकेट एंड एनालाइज। ये आपका ज्यादातर गवर्नमेंट में नहीं, आपका उसमें होता है बेसिकली, कंपनीज में। ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स एसेंशियल। ठीक है, दे हैव प्रोवाइडेड 3 years ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर विंडोज एंड अदर ओएस एज वेल। इसमें क्या होता है? एक्वायर द एविडेंस विदाउट ऑल्टरिंग, यानी डेटा को एक्वायर करना, निकालना। ठीक है, डेटा को निकाल लिया बिना उसको डैमेज करे हुए या टेम्पर करे हुए। टेम्पर मतलब डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना करते हुए। ऑथेंटिकेट दैट द रिकवर्ड एविडेंस इज सेम एज ओरिजिनल सीज डेटा, यानी कहने का मतलब जो डेटा आपने बाहर निकाला है वो एज इट इज सेम होना चाहिए जो आपने डेटा सीज किया है, जो डिवाइस या ड्राइव को सीज किया, जब्त किया है, सेम होना चाहिए। हार्ड ड्राइव है कंपनी में, डेटा सेंटर में ब्रीच हुआ है, जो डेटा मैंने निकाला वो डेटा और जो अंदर था सेम होना चाहिए, कोई भी 1% को चेंज नहीं। और एनालाइज डेटा विदाउट एनी ऑल्टरेशन। इधर आपका ये नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका हर जगह काम आएगा। ठीक है, कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या है मालवेयर केस है, क्या है, क्या ढूंढना है। कलेक्शन, आपने हार्ड डिस्क की कलेक्शन कर ली। ठीक है, एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन करके टूल से आपका डेटा इस्तेमाल किया। एनालाइज, एनालाइज के लिए आपने उसको सॉफ्टवेयर में देखा कि क्या क्या कैसे हुआ, हैकिंग कैसे क्या हुआ, वो रिपोर्ट जनरेट करके दो। तो ये आपका वर्किंग मॉडल है, ये तो आपको हर जगह अप्लाई करना है। लेकिन ये क्या बता रहा है? कंपनी में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना दिमाग नहीं, एसओपी वही रहेगी। एक्वायर करना, ऑथेंटिकेट करना, एनालाइज करना, काम खत्म। यहाँ आपको कोर्ट में नहीं जाना, यहाँ कुछ नहीं करना। कोई कंपनी है, कोई कंपनी आपका पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है, उसको लगता है इंटरनल किसी इंप्लॉय ने कुछ इधर उधर डेटा करने की कोशिश करी है, तो वो फॉरेंसिक जांच करवा लेती है अपने इंटरनल, तो बाहर जाती नहीं। ठीक है, अब कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है? दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग द आफ्टरमैथ ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच or a cyber attack. The goal is to handle the situation in the way that limit the damage and reduce the recovery time and cost. डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या होता है? हम मिटिगेशन नहीं करते। मिटिगेशन मतलब उसको सही नहीं करते। हमारे को कोई डेटा ब्रीच हुआ, मालवेयर आ गया, कुछ भी स्कैम हुआ, कुछ भी हैकिंग, कुछ भी आपका डिस्प्ले कुछ भी हुआ, कुल मिला के हम क्या करेंगे? हम उसको ले जाएंगे लैब में टेस्ट करेंगे, चाहे वो 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, वो टेस्टिंग चलती रहेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन इंसिडेंट रिस्पॉन्स इस तरह से बनाया गया है कि ये आपका कंपनी, अगर मान लो मिंत्रा पे रैंसमवेयर अटैक हो जाए आज की डेट में मिंत्रा पे, और मिंत्रा एक दिन के लिए बंद हो जाए, शेयर मार्केट में डाउन हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज अगर आप देखते हो फेसबुक, जीमेल, ये एक एक घंटा, दो दो घंटा व्हाट्सएप होता है, आधा व्हाट्सएप डाउन हो गया पूरे कंट्री में अंदर। ठीक है, तो अगर डाउन हो रहा है तो शेयर मार्केट में अप डाउन हो जाता है, समझ रहे हो? तो सोचो एम्स पे हुआ है या फिर कहीं भी ऐसी कंपनी पे हो रहा है रैंसमवेयर अटैक, कुछ भी अटैक हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कंपनी को इकोनॉमिकली। तो इसी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए ये क्या काम करते हैं? आपका डेटा को एनालाइज भी कर रहे हैं, ढूंढ भी रही है रूट कॉज क्या है आपका, कि भैया कैसे ये मतलब वर्नेबिलिटी थी, या फिर हो सकता है किसी ने अटैक करते हुए अंदर आया, कैसे आया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको सही करना, यानी बैक टू बिजनेस लेके आना। तो ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम है टोटली। ठीक है, समझ में आया? अब आपका क्या आता है? सेटिंग अप कंप्यूटर फॉरेंसिक लैब। अब इसका मतलब क्या है? सेटिंग अप कंप्यूटर फॉरेंसिक लैब, जब आप एक फॉरेंसिक लैब लेते हो, बनाते हो, या फिर आप कोई भी कंपनी में हो, या फिर आप एक प्राइवेट हो, या हो सकता है आप एक उसमें हो, क्या गवर्नमेंट के फॉरेंसिक लैब। ये कुछ चीजें होती है जो आपकी बहुत ज्यादा नीड होती है। पहला टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आप देखोगे फॉरेंसिक में बहुत सारी चीजें, मोबाइल फॉरेंसिक है, विंडो फॉरेंसिक है, लिनक्स फॉरेंसिक है, ईमेल फॉरेंसिक है, वेब फॉरेंसिक है, आईओटी फॉरेंसिक है, इतनी सारी चीजें, मालवेयर फॉरेंसिक है। ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है? मान लो क्रॉ आज मान लो एक तरीके से फॉरेंसिक्स कर रहा है, इससे बोल के मैं सारी फॉरेंसिक कर सकता हूँ। विंडो फॉरेंसिक्स करना अच्छे से आता है क्रॉ को, और मोबाइल फॉरेंसिक्स अच्छे से आता है। कल की डेट में आईओटी का कोई फॉरेंसिक्स आ जाए, ईमेल फॉरेंसिक्स आ जाए, और हमारे पास कोई बंदा नहीं है एक्सपर्टीज हो, तो जीरो हो गया। आपको आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन करने के प्रॉपर टूल्स है, या कोई सेगमेंट या पर्सन है, वही आप मेंशन करते हो,
कि ये मेरा लाइसेंस है और ये मेरे कंपनी का जो आप एसओपी होती है उसके अंदर मेंशन करके पेपर सबमिट करवाते हो, तो तभी आपको लाइसेंस मिलता है। तो आपका आईएसओ सर्टिफाइड होता है और ये जो कंपनी होती है ना वह बताते हैं, जैसा मान लो डॉक्टर लाल पैथ लैब है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में आप बताओगे कि मैं खून की जांच करवा सकता हूँ, मैं एक्सरे मशीन काम करवा सकता हूँ, मैं ये करवा सकता हूँ। अब तुम बोलो कि भैया यूरिन टेस्ट करना है, ठीक है, कि भैया कोई वो है या फिर डायबिटीज टेस्ट करना है, वो नहीं करवाती, तो नहीं है, इसका मतलब उसने खरीदा नहीं है वो लाइसेंस। समझ रहे हो, तो ये आपके टेस्टिंग मॉड्यूल होता है कि आपको क्या इस चीज में आपकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी है, मोबाइल फोन कितना है, आपका विंडो फोन कितना है, लिनक्स फोन कितना है। फिर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड एग्जामिनर, इसकी प्रॉपर आपके पास डिटेल्ड नंबर होने चाहिए, कितने बंदे इन्वेस्टिगेटर काम कर रहे हैं लैब में, कौन से नॉन इन्वेस्टिगेटर पर्सन है वो, क्योंकि कल की डेट में हम मान के चलो एक लैब में 5 बंदे काम कर रहे हैं, छठा बंदा कोई आ रहा है, हो सकता है टेबल पे एविडेंस पड़ा हो और भाई हाथ वाथ मिलाए और तुम्हारा एविडेंस चुपचाप से जेब में रख ले, क्या होता है, चाय देने वाला दिख जाए, जो आपको लैब में चाय बांट रहा है, चाय देते समय आपका ध्यान नहीं गया, एक पेन ड्राइव होती है सैंडिस्क की, रेड और ब्लैक कलर की कॉमन मिलती है 300-400 रुपए की, असली वाली अंदर रख ली और दूसरी वाली रख जाए, आपको तो लगा इसमें डेटा है ही नहीं, जबकि डेटा था, असली वाला ले गया पैसा को। तो ये कुछ कॉमन चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है स्टार्टिंग में। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नीड होती है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टूल, ठीक है, अगर आपकी जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसा आपके मोबाइल फोन से है तो आपका मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर टूल से हो जाता है, विंडो फोन से हो जाती है, डेटा एक्विजिशन, डेटा रिकवरी, इतना हार्डवेयर टूल्स भी आते हैं और सॉफ्टवेयर टूल्स भी आते हैं। अब आपने कैसे क्या रखा हुआ है वो चीज पता होनी चाहिए। वर्क एरिया कंसिडरेशन, यानी घिचपिच नहीं होनी चाहिए कि एक ही टेबल पे चाय भी पड़ी, एक ही टेबल पे एविडेंस भी पड़ा, कंप्यूटर पड़ा, टक्कर लग रही है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, प्रॉपर एरिया असाइनमेंट आपको प्रॉपर, क्योंकि सामने वाले का जो एविडेंस है हमेशा एक चीज याद रखो, जो उसका है वो सेंसिटिव है, उसकी जिंदगी इसी पे निर्भर रहेगी कि बेसिकली आगे जेल जाएगा या अंदर बाहर रहेगा, वो सारा कुछ, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम होती है। फिर आता है वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फोरेंसिक होती है नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं होती है, ये जो नॉर्मल गेमिंग कंप्यूटर हो गए, नॉर्मल कंप्यूटर जितने भी गेमिंग हो गए इन पे करवाई भी जाती है, क्यों नहीं करवाई जाती, नॉर्मल कंप्यूटर पे अगर अगर की पावर की बात करूं तो आपका 13-14 घंटे लग जाएंगे 1 टीबी का डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, और वहीं अगर मैं वर्क स्टेशन पे करूंगा तो जल्दी से जल्दी 3 से 4 घंटे में करके दे देगा मेरे को, तो ये स्पीड की पावर होती है। तो वर्क एरिया पे चलते हैं, वर्क स्टेशन पे, मतलब एक कॉमन एस्टिमेट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका आपके हार्ड डिस्क में भी डिपेंड करता है, हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है, वो 2.0 है या 3.0 है, उसका रीड और राइट कितना तेज है, आपका कोड पे डिपेंड करता है, कोड 3.0 है या 2.0 है, ठीक है, कंप्यूटर की रैम सीपीयू इन सब पे मेंशन होता है कि कितना आने जाने की स्पीड वो है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको, इंटेल का प्रोसेसर है i7 13 जेन, 6 कोड लगा लेते हैं मान के चलते हैं, और x64 आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर है लैपटॉप, सेम डेस्कटॉप पे जो आप डेस्कटॉप बनाते हैं उसमें भी i7 है, 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, सेम 6 कोर है और x64 है, दोनों को 8 8 रैम दी हुई है, कौन सा तेज होगा, डेस्कटॉप वाला या लैपटॉप वाला, जबकि सेम है दोनों की, बताओ ऑनलाइन डेस्कटॉप बताओ, वाला। क्यों, और लैपटॉप तो क्यों, प्रोसेसर तो सेम है, i7 13 जनरेशन 6 कोर उसमें x64 बिट आर्किटेक्चर, 8 8 GB की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज की, तो दोनों में वो कैसे रहे, नहीं, तो डेस्कटॉप पे भी सारे काम होते हैं, लैपटॉप पे भी सारे काम कर सकते हैं, बेसिकली आपका जो लैपटॉप में होता है वो मोबाइल प्रोसेसर होता है,
ठीक है। ये तुम्हारा कॉमनली डेस्कटॉप पे लगता है प्रोसेसर, और ये वाला जो होता है, ये वाला जो है तुम्हारा, ये लैपटॉप में होता है, मोबाइल प्रोसेसर कहते हैं इसको। इसी में आपका इंटीग्रेटेड वो भी देते थे, जीपीयू, ग्राफिक कार्ड। ठीक है, आईरिस हो गया, इंटेल आईरिस हो गया, एएमडी का खुद का हो गया। ठीक है, तो इनकी स्पीड और क्लॉकिंग की स्पीड में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। ठीक है, हाँ डेस्कटॉप वाला पास हो गया, क्योंकि इसको बनाया गया मैक्सिमम, और इसके अंदर मदरबोर्ड का भी बहुत बड़ा वो है फंक्शन। मदरबोर्ड के अंदर आपका आर्किटेक्चर होता है, बस आर्किटेक्चर और ये सारा कुछ आईटी, उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, जो आपके उसमें यूज होता है, इसमें कौन सी वर्क स्टेशन में उसमें यूज होता है इंटेल डायोन प्रोसेसर। ठीक है, ये डायोन प्रोसेसर होते हैं, ये इतने बड़े प्रोसेसर होते हैं, इतना बड़ा प्रोसेसर होता है हाथ में, छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोसेसर होता है। ठीक है, शॉपिंग पे देखोगे, ये प्रोसेसर प्रोसेसर ही तुम्हारा, ये कैसा है, 3,000 का, ये रिफर्बिश दे रहा है क्या? देख रहे हो, प्लेटिनियम 11 लाख का प्रोसेसर, 5 लाख। ये प्रोसेसर प्रोसेसर ही तुम्हारा इतना है, ये सर्वर में लगने वाला प्रोसेसर है। ये वर्क स्टेशन बनते हैं उसमें लगते हैं प्रोसेसर। तो 10-10 लाख, 5-5 लाख के तुम्हारे प्रोसेसर, 1-1 लाख के जायंट गोल्ड करके एक प्रोसेसर आता है 2.3 गीगाहर्ट्ज का, तो इतने बड़े प्रोसेसर ये उसमें लगते हैं। अभी दिखते कैसे हैं, कभी सर्वर देखा है कभी? ठीक है, ये डेल का सर्वर स्टैक है। ठीक है, इस तरह से आपके सर्वर होते हैं। तो ये फोटो देखो, फोटो कहाँ है, बता दीजिए। ठीक है, इसको तो ऐसे ही देख लो। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये आपके एक मदरबोर्ड में हमने सुना है कि एक ही प्रोसेसर लगता है। ये एक मदरबोर्ड में 2 प्रोसेसर लग सकते हैं। ये इसका कूलिंग चैम्बर है। ठीक है, इसके नीचे वो बड़े वाले प्रोसेसर लग रहे हैं, और इसमें एक एक टीबी, 200-200 जीबी से लेके एक एक टीबी, 2-2 टीबी रैम रहती है। जो आपका एक सर्वर होता है ना, मान लो सर्वर की कैपेसिटी 20 टेराबाइट है, तो आराम से मिंत्रा का सारा सोर्स कोड से लेके ट्रैफिक सब कुछ एक सर्वर ट्रैक रख सकता है, इतनी पावर होती है। तो इसमें सारी एसएसडी हार्ड डिस्क जो होती है वो सारी, साथ में ये सारी रैम्स हो गई, और ये एक ही उसके अंदर तुम्हारे 2 प्रोसेसर हो गए, तो ये गायन प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सबको? प्रियांशु, उत्कर्ष, साक्षी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब वर्क स्टेशन कैसे दिखते हैं दिखाता हूँ। तुम्हारे कौन सी वर्क स्टेशन इस तरह से दिखते हैं, अगर तुम इसको देखोगे ना ऐसे, ये इतने बड़े, इसमें राइट ब्लॉकर, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा राइट ब्लॉकर का तुम्हारा, बताऊंगा। ये पूरा इतना बड़ा होता है, इसमें मल्टी लेवल एसएसडी होती है, रेड सिस्टम होता है बैकअप कॉपी बनाने के लिए, सब कुछ, सारे कोड्स होते हैं, सब कुछ होता है सीपीयू जो अंदर ही के अंदर होता है। अब बताता हूँ कौन सी कंपनी जो जैसे दिल्ली पुलिस में जो पब्लिश कर रही है, और बहुत सारी एजेंसीज में भी यही है। अभी फोक्स से पता नहीं क्या है यार, फोक्स, हाँ ईडीएस फॉक्स। ठीक है, ये कंपनी है ईडीएस फॉक्स। कंप्यूटर में जाओगे, इंटेल कौन सी कंप्यूटर यूज किया मैंने, $21,000 का वो है ये, और ये, और एक ये मैंने दोनों वहीं चलाया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस साइबर सेल दोनों। अब लगा के चलो 21 कितना होता है, 21,
USD 21995 है ना। $18 लाख का ये एक वर्क स्टेशन है, समझ रहे हो? ये बहुत कॉस्टली होते हैं एक टाइम पे। अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर में अगर हम वो लगाएंगे ना एविडेंस, तो एक बार में एक ही होगा। एक तो टाइमिंग का इशू बताया मैंने, पर एक बार में एक ही होगा। एक बार में एक ही फोन, 128 GB का डेटा है, उसको निकालने में एक बार में एक ही फोन लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वर्क स्टेशन होते हैं इतने आपको सुप्रीम होते हैं, एक बार में 5-6 एविडेंस एक बार में फोन कर देगा, बस आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये आपके वर्क स्टेशन आते हैं, इतने महंगे वर्क स्टेशन होते हैं, आप नहीं खरीदते हो, जो कंपनी में लगते हो, तो कंपनी के पास पड़े होते हैं, कढ़ाई हो गया, साइड हो गया, इनके पास खुद के ये मेड टू ऑर्डर भी होते हैं और बनवाए, मतलब ये खुद भी बनाते हैं, ठीक है। दूसरी एक कंपनी है आपकी कुमरी पलेडियम, इस हार्डवेयर पे जाएंगे, ये अरे कौन सी वर्क स्टेशन पे जाना, ये और कौन सी वर्क स्टेशन, ये आपके अलग वर्क स्टेशन का है। लैपटॉप भी बनते हैं मेड टू ऑर्डर, एक एक दो दो तीन तीन लाख के, ठीक है। सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लो लैपटॉप की जब वर्क स्टेशन है, कभी कभार आपको रेट पे, जैसे मैंने बताया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जो ये वाला बताया, ये वाला, इसके अंदर आप वर्क स्टेशन लेके नहीं जा सकते, जरा भारी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लैपटॉप लेके जाते हो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे। हाँ, तो लैपटॉप को उसी हिसाब से कस्टमाइज किया है। अब लैपटॉप में आपका एक आता था पैनासोनिक, पैनासोनिक टफ बुक, ये इस तरह से आपने मूवियों में देखा होगा, वो न्यूक्लियर कोड डाल रहे हैं ऐसे मोटे वाले लैपटॉप, ठीक है। ये आर्मी ग्रेड लैपटॉप होते हैं, ठीक है, मिलिट्री ग्रेड होते हैं, पूरा गिरना फेरना, पानी लग जाए कुछ भी इशू नहीं होता है इसमें, डिटैचेबल, हाँ, अनडिटैचेबल स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है, 3 बैटरी बैकअप मिलते हैं, यानी एक बैटरी बैकअप 10 घंटे से ज्यादा के ऊपर का है, और 3 स्लॉट होता है, यानी बैटरी सारी भी निकाल दोगे तो इसमें 1-1.5 घंटे की बैटरी बचती है अंदर। तो एक बैटरी डाली, लगा दिया, हो गए 10 घंटे, हटाया, दूसरी बैटरी लगाई, यानी अगर डेटा रिकवरी चल रही है 3 दिन, तो 3 दिन तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होने देगा, वो चलता रह सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है ये बैटरी बैकअप क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है गाँव के एरिया में जा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये वहां सबसे बेस्ट है। तो ये 2-2 3-3, ये भी मेड टू ऑर्डर लैपटॉप होते हैं, 6-6 लाख के हैं तुम्हारे, 2-2 लाख, 3-3 लाख के लैपटॉप आते हैं, विंडो 11 सब कुछ जरिए आती है इसमें, प्रो डाल के आती है इसमें, ठीक है ना, पैनासोनिक कनेक्ट, ठीक है ना, सीडी प्लेयर, राइट ब्लॉकर, सब कुछ अपने हिसाब से तुम करवा सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से सब कुछ कस्टमाइजेशन करवा सकते हो तुम। तो ये कस्टमाइज लैपटॉप होते हैं, फोरेंसिक्स में काम आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है इंटरनेट नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन लाइन, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये होना चाहिए लाइटनिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी पावर, यानी इन्वर्टर और आपका ये जनरेटर ये प्रॉपर होना चाहिए। क्यों, मान लो आपने कोई डेटा रिकवर कर रहे हो, 100% में से 30% हो चुका है और लाइट गई, यानी वापस से 30% वापस से लगाना पड़ेगा, 3-4 घंटे में 30% हुआ है, तो टाइमिंग आपका वेस्ट हो गया, तो इसलिए प्रॉपर लाइट होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशन से क्या समझते हो? हाँ, हाँ, कहने का मतलब है कोई भी बंदा बाहर अंदर जा रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है टेल गेटिंग का, टेल गेटिंग पढ़िए। टेल गेटिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपका कंपनी है और आपको कंपनी में कार्ड दिया हुआ टैप करने के लिए, अंदर आते समय टैप करना है, बाहर जाते समय टैप करना है, ठीक है। तो मान लो विकास, क्या नाम, विवेक, क्या, रवि, रवि है, रवि एक कंपनी में काम कर रहा है और इसका एक एनएफसी का कार्ड दिया हुआ, टैप करके बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। एक्सेस कार्ड जो होता है वो एनएफसी कार्ड होता है, आरएफआईडी एनएफसी एनएफसी होता है, जैसे लाइक जो मेट्रो मेट्रो में आरएफआईडी आई थिंक,
तो बेसिकली वो कार्ड आप लेते हो, आपने वॉलेट में रखा, आपने पीछे रख दिया, आप बाहर मान लो सिगरेट पीने चले गए हो, या आप बाहर वो करने छोले कुलचे खाने गए हो, आप तो लाइन में लग रहे हो, कोई बंदा आया पीछे वॉलेट से, जैसे स्लीपर जीरो है, तो और भी लाइक उसके प्रोडक्ट आते हैं एनएफसी रीडर, उससे स्कैन कर लिया, रीड कर लिया आपका, और आराम से जाके पीछे से टैप करके अंदर चले गया। कार्ड की फिजिकल कार्ड की एंट्री अलग होगी, मतलब फिजिकल कार्ड का सीरियल नंबर अलग होगा, लेकिन एंट्री कार्ड तुम्हारा ही होगा, क्योंकि उसकी कॉपी बना ली, क्लोन बना ली। तो ये इसीलिए इसीलिए आपका फिजिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशन में बायोमेट्रिक होना जरूरी है, पासपोर्ट होना जरूरी है, जो किसी को पता ना चले। पासपोर्ट, बायोमेट्रिक एंड कार्ड, ये 3 फिजिकल कंसिडरेशन होती है। फिर फॉरेंसिक लैब की लाइसेंसिंग होनी चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड, एनएबीएल बताया था, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कंसिडरेशन रहना चाहिए, लैब का साइज, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, स्पेस एस्टिमेशन फॉर वर्क एरिया एंड एविडेंस स्टोरेज, ठीक है। अब आप जहाँ काम कर रहे हो, लैब में कुछ भी कर रहे हो, आपका एक प्रॉपर वो होना चाहिए, एक वर्क एरिया कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका एक एविडेंस स्टोरेज रूम होना चाहिए। मान लो आप 9 to 5 जॉब करते हो, एक आपका कलीग 9 to 10 जॉब कर रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करके जा रहा है, आपने एविडेंस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मान लो उसने पैसे खा लियो, आपकी नौकरी पे तो बात आ जाएगी। तो इसीलिए आपका एक सेपरेट स्टोरेज रूम होना चाहिए। आपने आज 9 to 5 काम किया, आप अपना एविडेंस लिया, अपना रूम बंद करके चल दिए, कल आओगे सुबह निकाल के फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एविडेंस आपकी टेक केयर है, आपको साइन हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है। उसके पीछे से अगर उसके आपके टाइमिंग के पीछे से कुछ पीछे टूट जाएगा, उसके पीछे से कुछ कांड होता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अंडरस्टैंड। फिर दूसरा आपका हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ये आपका 23 डिग्री होना चाहिए। जो आपकी लैब होती है कौन सी की, उसका ऊपर आपको जो भी आप कौन सी लैब जाओगे, सबके अंदर एक थर्मामीटर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्पेशलाइज वो दिया हुआ 23 डिग्री मेंटेन होता है, हाँ, कि आपके एविडेंस के लिए। ना ज्यादा सर्दी होनी चाहिए, ना ज्यादा गर्मी। गर्मी रहेगी तो एविडेंस खराब होने के चांसेस रहेंगे, सर्दी होगी तो बैटरी ड्रेन होती है। तो कभी कभार क्या होता है, फोन का पासवर्ड पता रहता है, लेकिन फोन कभी कभार स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगता है किसी किसी फोन में, पहले वो पासवर्ड डालो फिर स्क्रीन के लॉक पासवर्ड में जाओ, है ना। तो ये बहुत बार फोनों में बहुत दिक्कत होती है, इसी कंडीशन के लिए ये कहा जाता है कि आपको मेंटेन 17 डिग्री हो सकता है, हाईएस्ट 46 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द पॉलिटिक्स स्लैब, प्रॉपर लॉग मेंटेनिंग, आगे सीखा लॉग कैसे बनता है, अटेंडेंस लॉग कैसे बनता है, ऐप एक्विजिशन का लॉग कैसे बनता है। अब आते हैं, ये आपका मेन है कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी आपकी। डॉक्यूमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन, जो भी काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो आपको डॉक्यूमेंट करोगे, उसको हम केस डायरी, सीडी कहते हैं, केस डायरी, जिसमें हम मेंटेन करके चलते हैं कि एसएससी है, एसएससी मतलब जो क्रिमिनल है या जो कॉन्विक्ट है बंदा, उसने कैसे क्या किया है, सीक्वेंस में कब क्या चलाया है, वो सर्च एंड सीजर, डेटा को जब्त करना, ढूंढना, सारा कुछ। आप उसके बाद आता है एविडेंस की प्रिजर्वेशन, यानी एविडेंस को स्टैटिक बैग, परेडे बैग, जो भी आप यूज कर रहे हो वो। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस एंड केस एनालिसिस। अब डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है रिकवरी करना, डेटा को निकालना। तो डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस, केस एनालिसिस क्या होता है मुझे बताओ, कैसे इसका काम आएगा। डेटा निकालना है, एनालिसिस करना होगा तो डेटा नहीं निकालना, उसके बाद बाकी मतलब उसकी जांच पड़ताल करना कि किस तरह के डेटा है, उसकी चीजें जो आया वो डेटा है, किस तरह से मतलब बेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और केस एनालिसिस, केस क्योंकि जो हमें केस मिला है उसका अंदर हमें क्या क्या चीज हमें सॉल्व करनी है और क्या क्या चीज हमें निकालनी है, ठीक है। फिल्टरेशन, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन में रॉ डेटा निकल गया, डेटा एनालाइज में हमें सारा कर दिया कि यही प्रॉपर डेटा निकला है। केस का बोलता है कि ये स्पेसिफिक कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी है, ये स्पेसिफिक चैट निकालनी है, ये स्पेसिफिक फोटो इसके फोन में निकालनी है, तो वो हमारे को फिल्टर आउट करना है। तो ये 3 चीजें फिगर आउट होती है। वो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस, डेटा केस एनालिसिस। राइटिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आपको एक राइटिंग लास्ट में एक रिपोर्ट लिखनी होती है कि भैया आपने कैसे, आपको क्या लगता है एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बंदे ने क्या किया था, फोन उसके पास जिस तारीख को क्राइम हुआ कैसे था, कैसे क्या किया है, आपकी मेथोडोलॉजी। फिर आता है टेस्टिफाइंग एज अ एक्सपर्ट विटनेस। ये बहुत बार होता है, मैंने जैसे बताया था कि बेसिकली कभी कभार कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना पड़ जाता है कि आपको पूरा वर्बली बताना होता है कि आपने उस तारीख को कितने बजे फॉरेंसिक करी, कैसे करी, कौन सा टूल यूज किया,
बंदा पेपर में देख रहे होते हैं, लेकिन आपको वर्बली बताना पड़ता सारी चीजें। आपने 10 बार पूछा जाएगा, बताना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। एक्सपर्ट विटनेस, यही। अब आपका डिजिटल एविडेंस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर लाइक ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंटिंग फाइल्स एंड डिजिटल इमेज एक्सेट्रा। Digital device store data in the form of binary digit 0 and 1 according to the section 79A of IT Act Amendment। यहाँ नहीं है ये, ठीक है। क्या बोलता है 2008 का जो अमेंडमेंट है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस एज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट इज ईदर स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंक्लूडिंग कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल फैक्स मशीन। अब एक चीज याद रखना, ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स, अब एक तरह जरा डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब एक चीज याद रखना, आपका फॉरेंसिक्स एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, ठीक है, जिसमें बैलिस्टिक फॉरेंसिक्स है, फिजिकल फॉरेंसिक्स है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, गन्स एंड एम्यूनिशन की फॉरेंसिक्स अलग है, लास्ट जैसा पड़ी होती है तो उसकी पोस्टमार्टम फॉरेंसिक्स अलग होती है, क्रिमिनोलॉजी की फॉरेंसिक्स अलग होती है, ठीक है, बहुत सारी फॉरेंसिक्स। तो उसमें से एक ब्रांच निकल रही है डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी बहुत सारी पतियां है, तो वो है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स, मालवेयर फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स, ईमेल फॉरेंसिक्स सारी। ये जो ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स है, ये हमारी फॉरेंसिक्स का पार्ट नहीं है इंडिया में। क्यों? बाहर के देशों में जाओगे, वहां ऑडियो वीडियो एज अ फॉरेंसिक्स उनके डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट है, पर ऑडियो वीडियो हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट सिर्फ एक पार्ट तक ही है, वो बताऊंगा आगे, पर क्यों नहीं है इंडिया में, ठीक है। बाहर ये पूरा है। दूसरी चीज, THFI की बुक खोलोगे, वहाँ ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स का कोई जिक्र नहीं करा हुआ है, ठीक है, वो क्योंकि हम भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा टूल्स इसके सारे। लेकिन क्यों नहीं है इंडिया में अमेंड, ये उसमें क्यों नहीं अमेंड है हमारे ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स, कोई बता सकता है मेरे को ऑनलाइन? तो ये उधर है कि प्राइवेट चीजों की हाँ? प्राइवेट लोग और इसे उधर एक्टिव है तो प्राइवेट चीजों को सुनना बना है। जब आपका IT एक्ट आया था, ठीक है, IT एक्ट 2000 आया था, उससे पहले से ही हमारे देश में फॉरेंसिक्स चल रही थी ऑडियो वीडियो की। पहले कैसेट्स होती थी, बहुत पुरानी जितनी भी होती थी, ऑडियो वीडियो चल जाती थी, डिजिटल कुछ भी नहीं था। डिजिटल आफ्टर रेवल्यूशन 2004 के बाद कंप्यूटर और ये सारा कुछ है, तो इस वजह से उसका अमेंडमेंट जो था ना, बहुत लेट हुआ, तो इसीलिए उसको फिजिकल फॉरेंसिक्स में डाला हुआ है, और डिजिटल फॉरेंसिक्स में है, पर इसका कुछ पार्ट जो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, हाँ बता कि हम क्या पार्ट करते हैं। ये है फिजिकल फॉरेंसिक्स, PF, और ये है डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये है ऑडियो, AD लिख देता हूं, और वीडियो, इसमें भी AD, और वीडियो। अब दो चीजें होती है, एक होती है एनालिसिस, एक होती है ऑथेंटिकेशन, हमेशा याद रखना। AY एनालिसिस और AUTH ऑथेंटिकेशन। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स में सिर्फ ऑथेंटिकेशन होती है, और फिजिकल फॉरेंसिक्स में सिर्फ एनालिसिस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑडियो है कि उसमें कोई कट तो नहीं लगा है, किसी ने मर्डर की बातचीत करी हो और मर्डर और क्राइम बना रहा हो, इसको मार देंगे, या फिर कुछ भी ऐसी कुछ क्रिमिनल बात कर रहे हो, तो वो कोई कट तो नहीं कर दी गई है, या इसी ने ये बात बोली है, ये स्टेटमेंट एनालाइज करता है कौन? फिजिकल फॉरेंसिक्स। सेम वीडियो है, वीडियो में किसी को मारा है, उस वीडियो को कट कर दिया या डिलीट कर दिया वो पोर्शन,
या कुछ भी कुछ उसके अंदर एडिट कर दिया, कोई इफेक्ट ब्लर इफेक्ट डाल दिया एडिटिंग करके, तो वो आपका एनालिसिस वाला पार्ट आ गया, यानी वीडियो को खोल के एनालाइज करना। ये हमेशा फिजिकल फॉरेंसिक्स वाले करते हैं, हम नहीं करते। ऑथेंटिकेशन, अब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर ऑडियो और वीडियो के ऑथेंटिकेशन होते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ये वीडियो ये ऑडियो इसी डिवाइस में बनी है या नहीं, उसके मेटा डेटा को देख के चेक करते हैं। कहने का मतलब है दो भाई है, रवि और जगदीश, रवि और जगदीश है, रवि बड़ा है मान के चलते हैं, रवि ने कोई क्राइम किया, जगदीश छोटा है, जगदीश ने बोला ये मैंने किया है, भाई ने क्राइम नहीं किया है, ये मर्डर की वीडियो मैंने करी है, ये ऑडियो फाइल, ये कॉल रिकॉर्डिंग पे मैंने मर्डर की धमकी मैंने दी है, दोनों की आवाज सेम है। तो उसने क्या किया, भाई के फोन से वो वीडियो ट्रांसफर अपने पे कर ली और भाई के प्रॉपर डिलीट कर दी कि वो आए ना, और अपने फोन में रख दी। अब ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो सब कुछ कोर्ट के अंदर ये हो गया कि भैया ये जगदीश ने नहीं किया है, ठीक है, ये रवि ने किया है, लेकिन प्रूफ करना है। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो इसके फोन से, जगदीश के फोन से ऑडियो फाइल मिली है, ये असल में इसी की फोन में बनी है या कहीं और से ट्रांसफर हुई है। तो ये होता है ऑथेंटिकेट करना। तो हम ये ऑथेंटिकेशन करते हैं सिर्फ कि ये ऑडियो फाइल इसी डिवाइस में बनी है या कोई थर्ड पार्टी डिवाइस में बनी है या कहीं से ट्रांसफर होके आई। तो हमारा पार्ट सिर्फ ऑथेंटिकेशन का रहता है, नॉट द पार्ट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमारा जो नॉर्मल डेटा रिकवरी का पोर्शन होता है उसी में कवर हो जाता है। कोई भी इमेज है इसमें बनी है वो सारा कुछ, लेकिन एनालिसिस के टूल्स बताता हूँ। समझ में आया सबको? साक्षी, ये प्रियांशु, उत्कर्ष? फायरफॉक्स तो क्या होगा? ठीक है, तुम्हारा एक टूल है एम्पेड 5, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा टूल है एम्पेड 5, प्रोडक्ट पे जाओगे, इमेज, 2 मिनट। अब ये सबसे पहली बात टूल के बारे में बता देता हूँ। ये टूल तुम्हारा 5 से 10 लाख के बीच का टूल है, कॉर्पोरेट को ही देता है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्मी वार्मी इनको। दूसरी चीज, प्राइवेट को भी देता है, पर उनका पूरा चेक करता है बैकग्राउंड, बेसिकली कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है कुछ भी ना हो, ठीक है। फिर ये क्या क्या करता है, इमेज एंड वीडियो इनहेंसमेंट, इनहेंस वीडियो प्ले फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी डीवीआर कन्वर्टर पीएलआई, फोटो एंड वीडियो एनालिसिस एंड टैंपरिंग डिटेक्शन एंड ऑटोमेटेड सीसीटीवी एंड डीवीआर कन्वर्टर। तो एक केस हुआ था डीप फेक का, वो बताता हूँ। तो उसमें ये वाला इसका ऑथेंटिकेट, एम्पेड ऑथेंटिकेट यूज किया गया था। वो एक हीरोइन थी ना, क्या नाम था उसका, मंदिका, रश्मिका मंदिका, हाँ रश्मि, क्या करेंगी, ठीक है। तो ये केस हुआ था, तो ये असली फोटो थी और किसी ने इसकी फोटो, रश्मिका की असली मतलब ओरिजिनल फोटो को इस पे डाल दिया गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके अंदर एक पिक्सल से दूसरा पिक्सल डिपिक्सल्ड हो रहा था। तो ये डीप फेक किसी ने किया और उसको पब्लिश कर दिया मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे कह रहे हैं रश्मिका है, रश्मिका, रश्मिका। जब ओरिजिनल वीडियो को उठाया गया और उसको वापस से डिपिक्सल, क्योंकि ये वाला जो आपका टूल है ये यही काम कर, 2 मिनट को, ये वाला जो टूल है एनालाइज एंड टैंपरिंग डिटेक्शन, यानी कि आपके कोई भी फेस के ऊपर कोई एडिटिंग करी हुई हो, जैसा हम आज के फिल्टर यूज करते हैं, या हो सकता है उसके ऊपर आपने कुछ दूसरा पिक्सल ऐड ऑन कर दिया कि ये होता है मजाक मस्ती में मेम कराते हैं, अपने दोस्त की फोटो के ऊपर दूसरी फोटो लगा देते हैं, तो वो चीज, तो ये टैंपरिंग इसने डिटेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपका एक और हुआ था, एक रिसेंटली पिछले साल केस हुआ था रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, साउथ इंडिया में, 2024 बेंगलुरु कैफे बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है। ये रामेश्वरम कैफे था, ठीक है, ये बंदा पकड़ा गया था, इसका जो सीसीटीवी फुटेज था इससे क्लियर किया गया था। ये देखो, ये बंदे थे, ये बस में बैठा हुआ है, बस का जो सीसीटीवी होता है उससे, तो जो बंदे थे उनको डी पिक्सल किया गया और देखा गया ओरिजिनल बंदे का। तो ये इसी टूल के थ्रू किया गया है, ठीक है। दूसरा ऐसा कुछ और सैंपल्स देख लेते हैं, जैसे कुछ सैंपल्स है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी चल रही है तो उसका मतलब पिक्सल ब्लर हो गया, तो डी
डीपिक्सल करना, कोई बंदा कांच के पीछे खड़ा है तो ये उसके फ्रेगमेंट का पिक्सल को डीपिक्सल करके देख सकते हैं पीछे, ये आर्मी के काम में आता है कोई बंदे को पकड़ने के, ठीक है ऐसे। तो ये पुलिस, हाँ मतलब पुलिस पकड़ती है तो हम देखें ना वो कैसे सीसीटीवी फुटेज और वो ये इन्हीं टूल से बता, ठीक है ये भी हमारा फॉरेंसिक का पार्ट है, लेकिन फिजिकल फॉरेंसिक है, ठीक है ऑथेंटिकेट कर देते हैं कभी कभार, ठीक है ये देख रहे हो गाड़ी ऐसे ऐसे, फोटो होगी तो ओरिजिनल, तो हमारे को कुछ ब्लूप्रिंट मिल जाता है। कभी कभार हम एक फोन से दूसरे फोन की फोटो लेते हैं तो डीप पिक्सल्ट हो रहा होता है, ब्लर छन 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 हो रहा होता है, तो ये वो सेम अगर कोई बंदा है तो कितनी हाइट का कैसे क्या, जैसा तुम्हारा वो वाला केस हुआ था कोलकाता वाला रेप केस, उसके अंदर भी जो बंदा हॉस्पिटल में आया था हाइट और सीसीटीवी से नहीं, उस टाइम तो अंधेरा था, सीसीटीवी से उसकी फुटेज ली गई है, दैट इज द पर्सन इज कमिंग, मतलब वो पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा वो सारा कुछ चेक किया गया। ये लकी सर फ्री हो गया ना, कब कब फ्री हो गए? 5:30 यू आर फ्री, 5 or 5:30 यू आर फ्री, यस फ्री, नो बैच, यू कम डाउनस्टेयर्स ओके। वो टूल के अंदर कहते हैं ना चेंजेस करवा रहे हैं कुछ टूल्स में चेंजेस करवाने हैं, 17 नहीं किया था हमने ऑक्सीजन 17, okay, so I'm saying that we have installed the oxygen 17%, oxygen 40, but some licenses are missing, so I need help of you, yours, okay, for the installation part, okay, तो इसके अंदर एक गाड़ी होगी तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, कोई फिंगरप्रिंट है तो ये सारा कुछ ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है समझ में आया सबको भाई ऑनलाइन। Yes, Yes, sir. yes, sir. दूसरा टूल है आपका इरफान व्यू, ये भी आपका क्या करता है एक तरीके से इमेज के अंदर कोई भी ब्लर या कोई भी मैनिपुलेशन या कुछ भी हुआ है वो चेक करने के लिए। सेम आपका एक आता है टूल गिम्प, एम्पेड 5, फिर है ये इरफान व्यू गिम्प। अब ये इमेज मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम है, इसका ट्यूटोरियल आप है ना उस पे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें सारे प्लगइन्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये आपके एडिटिंग के भी काम में आता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में भी काम आता है, फिजिकल पॉलिटिक्स। फिर ऑडियो के लिए आपका आता है ऑडोसिटी, ये फ्री है, तुमने बहुत सारे म्यूजिक और रैप करने वाले बंदों को देखा होगा, वो एडिटिंग करते हैं ऑडोसिटी का यूज करते हैं, इससे ऑडियो की पॉलिटिक्स करी जा सकती है, ऑडियो के अंदर फ्रेमवर्क और वो सारा कुछ चेक किया जाता है। कोई भी कर सकता है, कोई भी बाय कर सकता है। हाँ ऑडोसिटी तो फ्री है, गिम्प भी फ्री है आई थिंक, तो इरफान व्यू भी फ्री है, टेम्पलेट फाइल कोई भी नहीं ले सकता। वीडियो वीडियो इमेज दोनों कर देता है, हाँ। फिर आता है आपका ऑडोसिटी हो गया, फिर आपका दूसरा टूल आता है डायमंड गिम्प, गिम्प GIMP गिम्प। फिर आपका आता है डायमंड कट फॉरेंसिक्स, ये ऑडियो लाइब्रेटरी है, ये स्पेक्ट्रम सारा कुछ, ये भी तुम्हारा कितना $749 का है, ये इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाता है आपका, ठीक है कि आपके ऑडियो के अंदर क्या पार्ट मिसिंग है, कैसे क्या है, ऑथेंटिकेशन करवाई जाती है पूरी। डाटा है, असल में क्या होता है देखो, जैसे आपके ऑडियो होती है, जैसे मान लो आपने आपने क्राइम किया तो उसके अंदर आपने मर्डर कुछ कुछ शब्द होते हैं, अब कॉन्वर्सेशन किस में हुई, इंग्लिश है हिंदी, हिंदी तो आपसे सारा कुछ बुलवाया जाएगा, फिर आपसे वही सेंटेंस जो 2 मिनट की बात हुई 3 मिनट की बात हुई वो सारे सेंटेंस आपसे बुलवाए जाएंगे, आपकी वॉइस और इसकी वॉइस दोनों के पिच को मैच करवाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये किसी ने एआई से वॉइस निकलवा ली हो, आजकल एआई भी तो आता है, हो सकता है कोई वॉइस आर्टिस्ट हो आपकी आवाज सुनाई गई और तो आपकी आवाज में तो आपकी और उसकी आवाज में सिर्फ पिच का डिफरेंस होता है, इसे पकड़ा जा सकता है। हाँ ये ऑडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए, ये और ये दोनों इमेज के लिए है, और ये एक पूरा वीडियो इमेज दोनों कर देता है।
इमेज इमेज इरफान व्यू इमेज के लिए है, गिम्प इमेज के लिए है, फिजिकल क्वालिटी के पास ऑडोसिटी डायमंड कट ये दोनों आपके ऑडियो है और ये वीडियो और इमेज दोनों करता है। इसमें नोट मत बनाओ, उसका नोट पैड या ऑब्सिडियन यूज कर लिया करो ना। ऑनलाइन आप पीसी तेज होगी, कंप्यूटर लैपटॉप खोल के बैठा करो, नोट पैड में बनाया करो, ये एक रद्दी में चला जाएगा एकदम। सही बता रहा हूँ, मेरे भी रद्दी में जाते हैं। हमेशा कंप्यूटर पे नोट पैड खोल लो, ऑब्सिडियन यूज कर लो, नोशन यूज कर लो और ऑनलाइन अपना बनाते जाओ, टाइप करते जाओ, ये टूल ये निकालते जाओ, उसका लिंक डाल दो साथ में। जैसे मान लो इसको ये यूज कर दो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये रद्दी में चला जाएगा पर आपकी स्पीड भी तेज होगी, काम तो इसलिए करना है। यहाँ पर टूल आता है ऑब्सिडियन, कौन ऐड हुआ है? अच्छा ठीक है, ये ऑब्सिडियन है, यहाँ पे इस तरह से होता है तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो ऑब्सिडियन खोला, ठीक है, क्रिएट अ न्यू नोट, नहीं ठीक है। अरे राक्षु आपकी आवाज ऑन है, राक्षु आपका माइक ऑन है। अच्छा साक्षी आपका माइक ऑन है। ठीक है, और आराम से आप ऑब्सिडियन, ठीक है, यहाँ नंबरिंग सिस्टम कर सकते हो, यहाँ नंबर का फॉर्मेट आता है, बुलेट पॉइंट, ठीक है, नंबर लिस्ट 1, ठीक है। और क्या कर रहा है वो, वीडियो वीडियो एंड इमेज फॉरेंसिक, लिंक डाल दिया, एंटर किया, ठीक है। इमेज फॉरेंसिक, ठीक है। कितना इजी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप नोट्स बनाते जाओगे, ऑडियो वीडियो कोर्सेज है, इसके ये फोल्डर बनाओ, फोल्डर के नीचे अगर और कोई दूसरा नोट है दूसरे पे चले जाओ, ठीक है ना। इसके अंदर मेंशन कर सकते हो आप पूरा, क्या कहते हैं, क्या आपका कौन सा कौन सी टूल है, कौन सा क्या है, वो चैट जीपीटी का एक मतलब मान लो आपको चैट जीपीटी का कैसा फॉर्मेट आता है, लाइक चैट जीपीटी में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो कितने सारे टूल्स है जो मैंने बताया, बेसिकली ये एफएसएल और लैब में यूज होने वाले टूल है, वैसे बहुत सारे, पूरा आप एक लिस्ट निकालोगे, एम्पेड 5 आ गया, वीडियो मैग्नेटिक जॉम भी बहुत प्रॉपर है, मुझे इतना यूज नहीं होता।
ठीक है, जैसे ये किया, कॉपी किया, तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन लगी सही, एंटर 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 एंटर, कंट्रोल वी, ऐसे कैसे पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें। नोट्स भी बन गए, उसमें से कॉपी भी हो गया। हाईलाइट करना है, जैसे मान लो हाईलाइट करना है, बोल्ड और हाईलाइट, हाईलाइट हो जाएगा। ये अलग से दिखेंगे, मुझे याद नहीं, यहाँ से मुझे पढ़ना है। तो इस तरह से तुम अपने नोट्स खुद का पूरा मेंटेन कर सकते हो, कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हैश वैल्यू पे चलते हैं। ठीक है, हैश वैल्यू क्या है पहले? हाँ बोलो। सर सर एम्बेड फाइल को क्रैक वर्जन में हो गया। क्या चीज? सर एम्बेड फाइल को क्रैक वर्जन में हो गया। हाँ ढूंढो। अब यहाँ तुम्हारा सी एच का ओशन पावर यूज होगा, उसका क्रैक वर्जन ढूंढो। मेरे पास तो पड़ा हुआ है, दिख रहा है ये रहा। आप वीडियो डालते हो, फ्रेम रेट सेट कर सकता हूँ, मिली सेकेंड मिनट्स में कैसे क्या वीडियो को इनहेंस करना है, पिक्सल कैसे उसके जाने हैं, कौन सा डीपीआर है, सारा कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तुम्हारा मेनली ये है, तुम इसका ट्रैक वर्जन ढूंढो, नहीं मिलता तब मैं दूंगा। ठीक है, अब हैश वैल्यू क्या होती है मेरे को ये बताओ, व्हाट इज हैश वैल्यू? ऑनलाइन बताओ कोई हैश वैल्यू किस काम में आती है? उत्कर्ष, साक्षी, प्रियांशु, वैल्यू को ऐसे ट्रैक करने के लिए सर डेटा डेटा की, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो उत्कर्ष? डेटा सर डेटा इंटीग्रिटी को चेक करना यूज होता है। ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी को, तो यस सर। इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन कर रहा है? सर जैसे अगर हैश वैल्यू चेंज हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो है इंटीग्रिटी नहीं है। हैशेज में कर रहा है, दैट इज गुड। ओके, 2 मिनट रुकना एक बार। ठीक है, हैशेज में कर रहा है, तो हैश क्या है फिर आपका? सर एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि ठीक है, और बेसिकली आपका डेटा का, कोई भी डेटा का एक डिजिटल सिग्नेचर कह लो इसको। ठीक है, अगर डेटा में कुछ भी चेंज होगा तो उस वैल्यू में भी चेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका हैश क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से एक ऑल्गोरिथम होता है जो आपके डेटा के ऊपर लगाया जाता है, और एक प्री कैलकुलेट करके एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। आप वो कोई भी ऑल्गोरिथम लगा सकते हैं, MD5, SHA-256, SHA-1, कोई भी। ठीक है, उसके बिहाफ पे ये आपको एक वैल्यू देगा। फिर इसमें एक वर्ड आता है चेकसम। चेकसम क्या करता है कि अब वो ये चीज चेक करता है कि आपके डेटा में एक डॉट एक्स्ट्रा लगा है या अप डाउन कुछ हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी चेंज हुआ है, तो हैश वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, वो खुद आइडेंटिफाई करता है। तो आपका hash value checksum applied to the file drive with the help of algorithm, the value is generated called hash value, used to prove the authenticity of the evidence, also called the digital signature. It would be commonly used also the MD5 or SHA. ठीक है, how to verify the integrity of the forensic duplicate, it is also known as a message digest, MD5. ठीक है, और fingerprinting is basically a digital signature. The checksum is created by applying algorithm to the file. The checksum for each file is unique to that file. यानी हर किसी का यूनिक चेकसम होगा, यूनिक हैश वैल्यू होगी। ठीक है, तो हैश वैल्यू देखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ हम एक फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं abcd.txt फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा सेव कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, कंट्रोल सेव कर दिया। अरे कंट्रोल सेव कर दिया, क्या हो रहा है? ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसके हैश वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ का क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ओपन टर्मिनल कर लेना, तो सीधा पावर शेल में खुल जाएगा। जिसके बाद विंडो 10 होगी, यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा, नहीं तो ऊपर पावर शेल लिख देना। ठीक है, पावर शेल में फाइल होगी वही खोल देगा। एलएस करोगे, फाइल आ जाएगी abcd.txt। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी हैश कैसे निकालनी है, एक कमांड होती है, ठीक है, ये आपकी कमांड है, गेट फाइल हैश हाइफन एल्गोरिथम स्पेस md5। ठीक है, md5 में निकाल रहे abcd, टैब दबा दो, आ गया, एंटर, हैश वैल्यू निकल के आ गई। अगर इसको बैक करूंगा और इसके अंदर मेरे को शावन निकालनी है, शावन निकाल देते हैं, शावन आ गई, इसी फाइल की शावन निकल गई, और इसी फाइल की SHA-256 चाहिए, 256, यानी एक ही फाइल की md5 भी निकल गई, शावन भी निकल गई, SHA-256 भी निकल गई। ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमने एक फाइल पे डाले और चेक करें। मतलब सावन का MD5 और ये सावन की एक फाइल है तो ये हाँ, हैश वैल्यू चाहिए हमारी, अलग अलग हैश वैल्यू होती है ना, इस पे पेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन है जो, चेक कर लेना। ठीक है, अब हमने md5 निकाल दी, शावन निकाली, SHA-256। अब जो फॉरेंसिक लैब्स है ना, वहाँ अब तुम्हारा md5 से शावन पे ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी md5 है ना, md5 में ना बिलियंस के मिलियंस के करोड़ के अंदर या बिलियंस के अंदर एक ऐसा होती है कि एक फाइल जो जनरेट हुई है, मान लो हैश वैल्यू 75 निकली है, और ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके में एक बंदा है जिसकी एक फाइल है जिसकी हैश वैल्यू 75 है, तो सेम निकल जाती है कभी कभार, तो ये दिक्कत है। यानी ये इतनी बड़ी हैश वैल्यू है ना, सेम यूके में भी किसी की फाइल में सेम निकल जाएगी, तो उसकी इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन कर पाओगे, आ जाती है बिलियंस के अंदर, आ जाती है बिलियंस में आ जाती है। तभी तो SHA-1 और SHA-256 में जा रहे हैं, ये मोर सिक्योर है, ये इसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं मिलता, md5 के अंदर तुम्हारा कॉम्बिनेशन सेट मिल जाता है। तभी तुम्हारा ये फेसबुक ने सॉल्टेड पासवर्ड स्टार्ट किया था। सॉल्टेड पासवर्ड के अंदर बेसिकली आपके 4 हैश के बाद, 4 डिजिट के बाद फेसबुक अपना डिजिट डाल देता है सॉल्ट कि भैया ये मेरा पासवर्ड है, और पूरा का पूरा आपका पासवर्ड ऐसे सेव होता है। समझ में आया? अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं हल्का सा। तो md5 निकलती है, ठीक है, अगर मान के चलो मान के चलते हैं SHA-256, ठीक है, मान के चलते हैं ये फाइल है। अगर मैं फाइल के नेम में चेंज करता हूं, ठीक है, नाम को चेंज करता हूं, इसका नाम रखता हूं तुम ही हो। ठीक है, अब मेरे को चीज बताओ, नाम में चेंज किया, हैश वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? ऑनलाइन बताओ। होगी होगी नहीं होगा। नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, नहीं होगी। अब मान लो, अब मैं इसका एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूं, mp3 कर दिया, किसी का एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है,
तुम्हारे में नहीं आएगा तो तुम्हारे पे शो पे जाना और यहाँ से ये टिक मार्क कर लेना तो फाइल नेम एक्सटेंशन दिख जाएगा ये। ठीक है, अब हमने एक्सटेंशन चेंज किया है, इसको खोलेंगे, करप्ट होगी क्योंकि फाइल है, करप्टेड आएगी। ठीक है, करप्टेड है। तो अब मेरे को बताओ हैश वैल्यू चेंज होगी, बताओ। नहीं होगी। कोई भी डेटा के नेम और एक्सटेंशन से कभी भी लिख लो, कभी भी वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, हैश वैल्यू चेंज, नाम और एक्सटेंशन से। ठीक है, तीसरी चीज, अब मान लो मैं इसको वापस से रीनेम कर देता हूं और इसको वापस से वही abcd.txt खोल देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या करता हूं, मैं इसमें डॉट लगा देता हूं। ठीक है, सेव करता हूं, हैश वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सर तो ये ABCD टैग यानी हैश वैल्यू में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाँ, अब हम इसमें डॉट वापस से बैक कर देते हैं, सेव करते हैं, अब बंद करते हैं। अब इसकी हैश वैल्यू निकालते हैं, चेंज होगी या पुरानी वाली आ जाएगी, ऑनलाइन बताओ। पुरानी वाली आ जाएगी। नहीं आएगी, ठीक, पुरानी आ गई है। अब बताओ क्या हो रहा है कि हमने डॉट लगाया, नहीं आई, हमने डॉट वापस से हटा दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा सीक्वेंस था बीच हमने पढ़ा है, नहीं आनी चाहिए थी। एक बार जो एल्गोरिथम वो लाइफ टाइम वही रहेगी, जब उसमें चेंज कर जब चेंज ना करें। हाँ वही रहेगी, ठीक है, लेकिन हमने वापस से डॉट हटाया तो नहीं आनी चाहिए थी, पुरानी आ गई है, क्यों? सर डेटा तो वही है। चलो एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं। आप, मेरा कंप्यूटर अलग है, मेरा नेटवर्क अलग है, तुम्हारा कंप्यूटर अलग है, तुम अपने अपने घरों में बैठे हो, तब तुम यहाँ बैठे हो। ठीक है, यही फाइल बनाओ abcd.txt, इसी में 1 2 3 4 लिखो और उसको सेव करो और इसका हैश निकालो, सेम आएगा या अलग आना चाहिए, डिवाइस अलग है। करो करो, ये बताओ मेरे को, सेम है अलग है? सर सेम आएगा। करके देखिए, कौन प्रियांशु तुम कर रहे हो? सर करके नहीं देखना, डेटा सेम है तभी तो हम जब चेकसम करते हैं तो वो एरर नहीं देता। एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, अभी लैपटॉप है आपके पास? है। एक बार करके देख लो एक बार, फिर मैं इसके बाद एक सीक्वेंस और बताऊंगा। हाँ abcd.txt बनाओ, उसके अंदर 1 2 3 4 लिखो और ये वाली हैश वैल्यू आ रही है, कौन सी ये वाली हैश वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ये मेरे को बताओ। सर करके देखिए सेम आ रही है। ठीक है, सेम आ रही है, यस। ठीक है। अब इतना समझ हुआ, क्लियर आया कुछ? अब चलो हम फाइल चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डॉक्स फाइल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं zz-docs। ठीक है, एंटर करते हैं,
इसमें G4 सेव कर देता हूँ, और बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ सारा कुछ, और मैं वही हैश वैल्यू निकालूंगा MD5 ZZ डॉक की हैश वैल्यू आ रही है डॉक फाइल की। अब हम इस फाइल को एक बार रीनेम भी कर लेते हैं, रीनेम करके डी रख देते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं हो तो नहीं है चेंज, सेम आ रही है। एक्सटेंशन भी चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ है, ठीक है, करप्टेड है क्योंकि पीडीएफ है ही नहीं वो, बढ़िया भाई, मतलब हैंस प्रूवन। चल, अब हम इसको वापस इसके ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट पे ले आते हैं। ठीक है, डॉक फाइल। अब मैं क्या करता हूं, इसमें लगाता हूं एक डॉट, कंट्रोल सेव, हैश वैल्यू चेंज होगी डेफिनेटली, क्यों Yes, sir. हो गई चेंज। ठीक है, अब मैं ये डॉट रिमूव कर देता हूं, कंट्रोल सेव। अब पुरानी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सर पुरानी वाली है। नहीं आई। न्यू आ रही है, उसमें किया था तो पुरानी आ रही है, इसमें किया तो नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, सबसे अच्छा सीक्वेंस देखते हैं। जेड बॉक्स बनाओ अपने कंप्यूटर में, उसमें 1 2 3 4 सेव करो और उसके हैश वैल्यू निकालो, और देखो ये वाली आ रही है या तुम्हारे में कोई नहीं आ रही है, ये चेक करो। सर अलग आ रही है। अलग आ रही है, अब ये क्यों? वही टेक्स्ट में किया था हमने, डॉट लगाया नहीं आई, डॉट हटाया तो पुरानी आ गई, पर डॉक्स में तो उल्टा हो गया। डॉक्स में तो हमारा डॉट लगाया तो नहीं आई, डॉट हटाया तो भी नहीं आई। तुमने अपने घर पे बनाई, मैंने अपने इधर ऑफिस में बनाई, दोनों में अलग अलग आ रही है, ऐसा क्यों? इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होगी? टेक्स्ट के अंदर कैसे होगी, डॉक्स में कैसे होगी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों ऐसा हो रहा है दो फाइल्स के अंदर? है फाइल क्यों नहीं करते? दो मिनट, पहले कमांड पे गूगल मीट में कौन सा एक्सेस फाइल निकाली, कमांड रन करिए। पेज थोड़ा ऐसा लो, पहले इसका
बताओ भाई गाइस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, मतलब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? अरे वो डॉट लगा है ना। इधर उससे नहीं गया ना मैं, बस बता रहा था बहुत से केस फाइल बताया। हाँ ये हमारे सर वो पहले ही था। अभी भी आ रहा है। ये सर आपकी वजह से जो बात में बताइए, इसमें आपके पास हो रही है, लेकिन हमारा जो है हमारी हम कर रहे हैं। ये दो फाइल का सेकंड नहीं होगा। हाँ हाँ फाइल हाँ, मतलब डॉक्स की कह रहे हो ना, हां तो हाँ, अलग आ रही है वो हैश वैल्यू हर बार। जो प्रियांशु ने बनाई अपने घर पे वो अलग आ रही है, वही पूछ रहा हूँ क्यों हैश वैल्यू अलग आ रही है? टेक्स्ट के साथ क्यों सेम है? डेटा तो सेम है, 1 2 3 4 सेम है। सेम मैंने 1 2 3 4 वाला है, सेम प्रियांशु ने 1 2 3 4 वाला है, तो सेम होनी चाहिए ना डेटा, ये छुपे सेम। पर क्यों? एक्सटेंशन से भी फर्क नहीं पड़ रहा, नेम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, हमने इतना समझ लिया। डेटा के अंदर अगर चेंज होगा तो समझ गए, इतना क्लियर है। डेटा के अंदर हमने डेटा सेम दिया है, टेक्स्ट के अंदर हैश वैल्यू सेम निकलती है। पर अगर कोई दूसरी फाइल ले रहा हूँ, डॉक्स ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 लिखने पे सेम ही 1 2 3 4 है, कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं किया, तो सेम क्यों नहीं? बेसिकली आपका जो टेक्स्ट होता है कोई मेटा डेटा क्रिएट नहीं करती, इंटरनल फाइल एंड मेटा डेटा। जो आपका डॉक्स होती है ना, मेटा डेटा जनरेट करती है, उसके अंदर एक्सएमएल फाइल होती है बहुत सारी, जिसको जनरेट होती है। तो हर बार आप एक छोटी चीज चेंज करोगे ना, डॉट हटा के बैक भी आओगे, तो प्रीवियस नहीं आते, उसके डेटा में हर बार चेंज हो रहा है मॉडिफिकेशन टाइम, इस वजह से। समझे? अगर तुम एक डॉक्स फाइल को हेक्सा हेक्सा एडिटर, बाइनरी डिजिट होती है, और हेक्सा डेसिमल कितना आता है, उसी का अपग्रेड वर्जन, ठीक है। अब हम इस फाइल पे जाते हैं, ab.txt को एडिटर में खोलता हूँ, हेक्सा एडिटर में सीक्वेंस नंबर है 1 2 3 4 31 32 33 31 बाइनरी, ये हम समझ सकते हैं इसलिए बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है। और अगर इसी की जगह मैं इसको खोलता हूँ, सीक्वेंशियल 54b03, ये इसका सीक्वेंशियल एक तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये डॉक्स फाइल है, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस नंबर है, इसका हैशा टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर इसी डॉक्स फाइल के आगे मैं रीनेम करके डॉट जिप लगा दूं और उसको एक्सट्रैक्ट कर लूं, सारी फाइल्स आ गई अंदर की, एक्सएमएल फाइल्स आ गई, वर्ड में जाऊंगा, ये सारी एक्सएमएल फाइल, इससे तुम्हारी एक डॉक फाइल बनती है। अभी डॉक और जिप का क्या कंटेंट है? एमपीटी पढ़ी है किसी ने यहाँ? एमपीटी पढ़ के आया कोई? एमपीटी पढ़ी है? नो क्या नाम है? सर, एमपीटी नहीं हुआ। अभी नहीं हुई। एमपीटी में आप नहीं। जब करोगे मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसके अंदर एक एपीके होती है, तो आप एपीके के अंदर मालवेयर है या नहीं है, आपको कैसे जस्टिफाई करोगे? टूल में डालने से पहले मैनुअली, तो मान लो एक टूल आप एंड्रॉइड पे जाते हैं, एक एपीके डाउनलोड कर लेते हैं, मान लो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉइड को, ठीक है। 11.4 MB की है मान लो, यही मेलिशियस यही मेलिशियस एपीके है, तो मेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना कि इट इज द मेलिशियस और नॉट? तो मेरे को इसके अंदर की फाइल चाहिए, पहले स्कैन कराऊंगा, वो एक अलग चीज होगी, फाइल फोटो को स्कैन करवाऊंगा, चेक कराऊंगा ये इसमें वायरस है या नहीं है, इसके अंदर की फाइल चाहिए, व्हाट इज द सोर्स कोड एंड एवरीथिंग। तो इसके आगे रीनेम करूंगा, आगे डॉट जिप लगाऊंगा और अब उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो जो ये एपीके बनी है उसका सारा सोर्स आ जाएगा हमारे पास। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा मेन फाइल होती है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, जिसके अंदर परमिशन होती है कि ये फोन में आपके इंस्टॉल होगी, तो ये क्या क्या, कैमरा परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन। दूसरी चीज, C2 सर्वर पे कम्युनिकेट कर रही है, ये मालवेयर कहीं आईपी पे कम्युनिकेट कर रहा है, वो आईपी आ जाएगी। ऐसे ही आपको उसको एमपीटी होगा, एमपीटी में पढ़ाएंगे।
मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हारा जिप क्यों है, अब आगे बताऊंगा जिप के अंदर क्या क्या चेंजेस है। तो इसीलिए टेक्स्ट की इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। अगर मान के चलो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि टेक्स्ट बना क्यों, कहाँ है कहाँ नहीं बना, अभी बताऊंगा एक चीज से करते हैं। लेट मी डिसाइड, दोनों करते हैं, दो चीजें। ठीक है, ये हो गई फाइल, ये आ गई अंदर की एपीके के अंदर की सारी फाइल। इसमें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है, इसको कोई दूसरे तरीके से खोला जाता है। ठीक है, इसको इसमें नहीं खोला जाता, इसको नोटपैड में या फिर किसी और फाइल में खोला जाता है। इस तरह से इसके अंदर का सीक्वेंशियल सारा कुछ लिखा आता है कि कैसे क्या इंस्टॉलेशन ये तुम्हारा पास समझ नहीं आएगा, तो तुम एमपीटी की क्लास लोगे तब समझोगे। ठीक है, और ये क्लास डेस्क की सारी फाइल कोटलिन, कोटलिन क्या है, कोटलिन इज योर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन और ये सारा कुछ बनाने में मदद करती है। कोटलिन और ये सारी कुछ चीजें। ठीक है, तो बेसिकली कोटलिन और ये पूरा कैसे, अभी फाइंड आउट कैसे हो रही है, ये बेसिकली इसके थ्रू हो रही है। अगर हम लिस्ट ऑफ सिग्नेचर देखते हैं ना, कंट्रोल एफ करते हैं, ठीक है, और यहाँ डालते हैं डी ओ सी एक्स। ठीक है, देख रहे हो, डॉक्स दिस आईपी, आईपी होती है जैसे तुम्हारे एंड्रॉइड में एपी होती है, तुम्हारे इसमें आईफोन में आईपी फाइल होती है, डॉट जार, डॉट ईपब, डॉट एपीके, डॉट टीपीटीएक्स, डॉट एक्सएलएस, एक्सेल फाइल, ये सारी, और उसके अंदर देखो ना 54 भी लिखा हुआ था, तो कैसा, ये सेम शेयर करके जिप फाइल आती है, ये एम्प्टी बकेट होती है, एम्प्टी आर्काइव होती है, इस वजह से। तो हाँ, तो हर बार ये आपकी है ना, हर बार मेटा डेटा चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए डॉक की इंटीग्रिटी आप 2 मिनट में पकड़ सकते हो कि इसमें 1% का भी एडिट हुआ है, कुछ भी पकड़ सकते हो। पर किसी ने एक डॉट हटा दिया या लगा दिया टेक्स्ट में, पकड़ नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल होता है। फिर पकड़ने के लिए एक चीज कर सकते हो, ये चीज आती है क्रेडिट टाइम, मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे आप पकड़ सकते हो ये टेक्स्ट फाइल का कब कैसे क्या है। हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट टाइम, मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम, इसके ऊपर प्रॉपर्टी कर दो नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया ऑनलाइन सबको, प्रियांशु, उत्तर, साक्षी। Yes, sir. तो ये इस Yes, तरह से sir. आपका जो भी फाइल है, टेक्स्ट की इंटीग्रिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। पीपीटीएक्स, एक्सेल फाइल, डॉक्स फाइल, पीडीएफ, अगर हल्का सा भी चेंज किया है 2 मिनट में पकड़ा जाएगा कि इस बंदे ने इसमें मॉडिफाई करने की या तो टेम्पर करने की कोशिश करी है। नहीं, बस बता रहा हूँ ये तो इसीलिए कि तुम आपको दिखाने के लिए कि एक डॉक फाइल के अंदर बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही होती है, तो इतनी सारी फाइलें होती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया इस तरह से। ठीक है, उसका काम करने का पैटर्न ऐसा है। ठीक है, तो हैश वैल्यू से रिलेटेड क्वेरी हो गई सॉल्व, हैश वैल्यू निकालना, बेसिकली देखो हैश वैल्यू आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सारे हैश कैलकुलेटर, हैश इनफैक्ट आप इसको अपलोड भी कर सकते हो, जैसे उसमें होता है बाय पोर्टल पे वहां हैश वैल्यू मिल जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे केस के अंदर हैश वैल्यू कभी भी कोई भी फाइल अपलोड नहीं करेंगे, कोई भी एविडेंस को अपलोड, अगर आपने अपलोड कर दिया कल की डेट में मार्केट में आ गई, न्यूज में आ गई, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने इसको बाहर पब्लिश किया। तो हमारे केस में कभी भी क्लाउड पे कभी भी कुछ अपलोड नहीं मारेंगे, सारा वेबसाइट पे एक्चुअली तो वहां भी मिल जाती है आपको। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ हैश वैल्यू का खेल, डॉट हटाया डॉट लगाया, ये घर पे फ्री बैठ के प्रैक्टिस कर लेना एक बार। Yes.
वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मेरे को उसकी बात नहीं है। मतलब मेरे को उसकी- अब ये देखो, एक बार इसको पढ़ो। बात करेंगे। वो assignment खराब हो किताब में तो वो देखेंगे, अंतिम में देखेंगे वो। गया। वो उनको मतलब नोटिस के बाद बोलेंगे। हाँ, मैं नहीं जा रहा है भाई, जो पति पत्नी से रास्ता है वहीं जाओ। और आए आए अच्छा, आज आएंगे ना फ्राइडे। उनको फ्लैट कर दो, फ्लैट कर दो। उसको भी कर, उसको भी कर। नहीं मैं तो पढ़ाता हूँ उसमें hey guys, subscribe to my channel. ठीक है guys, समझ में आया, पढ़ा इसको। बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है, ये तो सारा तुमने देख लिया होगा, एविडेंस हैश वैल्यू ये सारा समझा दिया। ये पॉकेट गाइड है फॉर द जजेस। अब जज कैसे बोलेगा कि मेरे को क्या है, तो जितने भी होता था, जितने भी जजेस होते थे पहले, उनको बस हैश वैल्यू बता दी, इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, बस हैश वैल्यू दिखा दो, पन्ने पे दिखा दो और एविडेंस को खोल के दिखा दो, बस चेक हो गया। अगर आपने पहले एविडेंस में चेंजेस कर दिया, उसके बाद हैश वैल्यू निकाली तो वो टेम्पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये दिक्कत है, इसीलिए जजेस को पढ़ाया जा रहा है, ये सारी कुछ चीजें बताई जा रही है, कब इसकी एनालिसिस हुई, कब इसको एक्विजिशन किया गया, टाइमिंग, कब इसको डेटा को जब्त करा गया, कब इसका एक्विजिशन यानी इसका डेटा निकाला गया, कब इसको एनालिसिस के लिए भेजा गया, फिर इसका केस एनालिसिस हुई, फिर ये सारा कुछ रिकवर और फिर हैश वैल्यू। तो ये सारी चीजें पूछता है वो। अभी पकड़ा जाता है बंदा अगर उसने कुछ भी चेंजेस करा होगा तो। ठीक है, ये आपका कॉमन है, हैश वैल्यू MD5 रोनाल्ड L. Revis MIT
ठीक है, ये इसने बनाई है MD5 और शाह बनाई है तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA जो अमेरिका की है। ठीक है, फिर आ जाओ फॉरेंसिक लैब एंड पुलिस। अब बेसिकली फॉरेंसिक लैब में क्या काम होता है, बेसिकली आपका एक्विजिशन होगा, डेटा निकालना, ऑथेंटिकेट करना, जो डेटा निकाला है एज इट सेम है, एनालिसिस करना और प्रेजेंट करके रख देना। इसमें प्रिजर्वेशन सेम फॉरेंसिक लैब और पुलिस में सेम ही रहेगा, डेटा उनको भी सही से हाँ, डेटा निकालना, डेटा एक्विजिशन बताया नहीं कभी, डेटा एक्विजिशन, डेटा निकालना, रिकवर करना असली में। पुलिस का काम क्या होता है, इंसिडेंट में पहुंचना, फोटोग्राफ करना, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन करना और सीज करना। प्रिजर्वेशन सेम रहेगा, अगर पुलिस पहले पहुंचती क्राइम सीन पे तो जो भी डेटा है, एविडेंस है, ग्लव्स ग्लव्स पहन के उसको पूरा एंटीसेप्टिक बैग, हॉलिडे बैग जो यूज करना सेम करना, सेम फॉरेंसिक वाला करेगा। आइडियली जो आपका इंसिडेंट रिस्पांस की टीम होती है, ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में एक बंदा डॉक्यूमेंटर होता है, पूरा क्राइम सीन डॉक्यूमेंट करता है, लिखता है हमारे को कैसे कैसे ये हार्ड डिस्क मिली है, इसमें रैंसमवेयर अटैक हुआ है, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सारी चीजें लिखते हैं और जैसे के साथ हुआ तो वो साइन करके देता है, यस मैं इसका साक्षी देता हूँ, साक्षी का मतलब इस तरीके से वो कि भाई मैं ऐसा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देता हूँ कि भाई साइन करके कि हाँ ये मेरे इधर हुआ है। ठीक है, कल की डेट में वो कोर्ट में जाके पलट गया, गवाह हो, गवाही देना एक तरीके से। इंटरव्यू, एक पॉइंट व्यू कैमरा से इंटरव्यू होता है और एक टेक्निकल पर्सन और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको आईओ कहते हैं। अभी कुछ चीजें जैसे पॉइंट व्यू कैमरा, मार्कर, लेबल, नोट शीट, ये क्यों जरूरी होती है, कोई बताए मेरे को? मार्कर, लेबल, नोट शीट, कोई भी एविडेंस होता है ना तो उसके ऊपर हम टैगिंग करते हैं, एविडेंस नंबर 1 2 3। कल की डेट में अगर हम एविडेंस में टैगिंग नहीं करेंगे, हमने एविडेंस रूम में रख दिया, हमने इतना एविडेंस लेके आए, फिर दूसरे केस में इतना एविडेंस लेके आए, याद ही नहीं है, इसलिए वाले तो 6 पेन ड्राइव थी, 5 पेन ड्राइव थी, अगर एक निकल गई किसी को पता चलेगा? लेकिन आपने डॉक्यूमेंटिंग कर दिया कि एविडेंस नंबर 2 लैपटॉप है और एविडेंस L1 L2 पेन ड्राइव है, तो एविडेंस P1 P2 P3 P4 P5, यानी 2 लैपटॉप 5 पेन ड्राइव मिली है। मैंने डॉक्यूमेंट में L 2 बार लिख दिया और P 5 बार लिख दिया, यानी 5 पेन ड्राइव और 2 लैपटॉप मेंशन हो गया ना। अब मैं वहां एक एक चीज लिखूंगा, सैनडिस्क की पेन ड्राइव 1, HP की पेन ड्राइव 1 2, फिर एक और HP की पेन ड्राइव 2, फिर सैनडिस्क की पेन ड्राइव 3। अब ऐसे लिखूंगा सीरियल नंबर तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसको एक एविडेंस नंबर, टैगिंग नंबर दे देते हैं। ठीक है, फिर आपका ट्रू डायमेंशन यूज होता है, ये जो सेट होता है आपका मोबाइल और ये बेसिकली हार्ड डिस्क को निकालना। बहुत बार केसेस हुआ डेस्कटॉप में से हार्ड डिस्क होती है, तो इंसिडेंट पे पुलिस पहुंच गई, अब पुलिस को इतनी जानकारी होती तो वो फॉरेंसिक का काम नहीं कर लेती, तो बेसिकली आपका क्या होती है, वो हार्ड डिस्क को खेचती है। तो एक दो बार केसेस में क्या हुआ, जब मैं दिल्ली आपके हार्ड डिस्क डैमेज हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये इशू क्रिएट हुआ, तो इस वजह से पूरा स्क्रू ड्राइवर और ये सारा कुछ मेंशन करा गया। टॉर्च लाइट की इतनी जरूरत नहीं होती है, मास्क भी इतना जरूरी नहीं होता, हमारे ग्लव्स क्यों यूज किया जाता है? हमारे पुलिस आपने तो बनाया था कि वो हमारा किसी को और एक तरीके तो वो तो शॉर्टिंग एक अलग चीज हो गई। ग्लव्स, फिंगरप्रिंट हो सकता है, जैसे एक लाश पड़ी है उसके साइड में फोन पड़ा है, हमारा लाश इज नॉट आवर फॉरेंसिक थिंग, हमारे लिए मेन चीज हमारे लिए ये मोबाइल। क्या वो 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा, क्या हो गया? डेमो है क्या? ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या, क्राइम सीन पे पहले अब तुम जानते ही तुम सोचा कि भाई ये तो मेरा मोबाइल है, ये मेरे मोबाइल फोन का, मैं तो उठा के अपना केस स्टार्ट कर देता हूँ। अब मान लो लास्ट बार किसका फिंगरप्रिंट लग रहा था, तुमने तो उसको कंटेमिनेट कर दिया, तो इसीलिए ग्लव से उठाया जाता है और सबसे पहले फिजिकल फॉरेंसिक को दे दिया जाता है। फिजिकल फॉरेंसिक इसमें पाउडर वाउडर डाल के फिंगरप्रिंट ले लेगी, सब कुछ हो जाएगा, तब वो तुम्हारे को हैंड ओवर कर देगी। उसके बाद तुम अपने डिजिटल फॉरेंसिक स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल फॉरेंसिक। ठीक है, अब ये कुछ चीजें होती है, जैसा राइट ब्लॉकर होता है आपका, सेट ऑफ राइट ब्लॉकर, डिस्क डुप्लीकेटर, ये कुछ टूल्स होते हैं। तो राइट ब्लॉकर क्या होता है, बेसिकली आगे बताऊंगा वैसे आएगा ये राइट ब्लॉकर। राइट ब्लॉकर क्या करता है, कोई भी एविडेंस आप जब लगाते हो पेन ड्राइव, तो उसके अंदर सिर्फ रीड परमिशन रह जाती है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उस पेन ड्राइव में या एविडेंस।
हमेशा याद रखना। अगर मान लो कोई मालवेयर है, एविडेंस है मेरी पेन ड्राइव, ठीक है, और उस पेन ड्राइव में एक मालवेयर है, दैट इज माय आर्टिफैक्ट, इसको मेरे को एनालाइज करना है, मैं इसको सीधा कंप्यूटर में लगाऊंगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है, मेरे को ये बताओ। तो सिस्टम कर सकता है उसको, कर सकता है उसको, उसका जो जो बनाया गया है। ठीक है, सिस्टम में फैल सकता है, सिस्टम को करप्ट कर सकता है, ठीक है, तीन चार चीजें हो सकती है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? उसका अपोजिट ये जो समझ में आ गया, एक पेन ड्राइव है, उसमें मालवेयर है, मैंने उसको डायरेक्टली एनालाइज तो करना है, ठीक है, मैंने उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में लगा के फिर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन है, तो हमने अभी क्या समझा, अभी हमने क्या समझा, बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि बेसिकली वो होगा, क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम में वो वायरस मालवेयर फैल जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मेरे को ऑनलाइन? दिमाग लगाओ, आ जाएगा ना ये देर में देखने दो। अभी ये कौन दिया है? अभी ये रोज पंजाबी चल रहा है, तो पूछा क्वेश्चन है, अभी मत करो। नहीं होगा, बताओ भाई। इसका अपोजिट क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ। ये क्यों दिया वैसे, या तो हमारे ठीक से हुआ ना करे काम नहीं करता। सबको दिया या फिर तेरे को? सब काम कर रहे हो तो ड्राइवर अपडेट नहीं है। मैंने पूछ दिया कि पैर से हाँ बताओ, हमारे पर्सनल से तुमने क्या बोला? अच्छा मालवेयर, नहीं नहीं अपोजिट बताओ ना। ये नहीं हो सकता कि मालवेयर का जो हैश है पहले से ही एंटीवायरस और विंडो डिफेंडर में पहले से ही हो, और हमने जैसे ही पेन ड्राइव डाला तो विंडो डिफेंडर या फिर एंटीवायरस उसको डिलीट कर दे, तो जिसमें ही मेरे को इन्वेस्टिगेट करनी है वही फाइल डिलीट हो गई, तो मैं काय की इन्वेस्टिगेशन करूंगा? समझ रहे हो? तो पहले से हैश वैल्यू पड़ा हो तो क्या मतलब अपोजिट, तो इसीलिए तुम्हारा राइट ब्लॉकर लगाया जाता है। ना पेन ड्राइव की कोई चीज कंप्यूटर में इंटरफेयर कर पाएगी, ना कंप्यूटर की कोई चीज पेन ड्राइव में इंटरफेयर कर पाएगी, सिर्फ रीड कर सकते हो। कंप्यूटर पेन ड्राइव में रीड कर सकता है, पेन ड्राइव कंप्यूटर में रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स आगे बताऊंगा। फिर आता है आपका डिस्क डुप्लीकेटर। अब ये डिस्क डुप्लीकेटर क्या होता है? हाँ करेक्ट, तो बेसिकली डिस्क डुप्लीकेटर इस तरह से होते हैं, एक एविडेंस होता है आपका, मान लो एक एविडेंस है और बाकी आपकी कॉपी है, तो मान के चलो एक टीबी का डेटा है, उसमें 700 जीबी भरा हुआ है, ठीक है, एक टीबी है, उसकी मेरे को डुप्लीकेट बनानी है, तो उसको डुप्लीकेट बनाने में मेरे को लग रहा है एक एक टीबी का 3 घंटे, ठीक है, मेरे को इसकी 3 कॉपी बनानी है, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? नहीं, अलग अलग टाइम पे 9 घंटे, ठीक है, टाइम मेरा वेस्ट होगा, तो इसीलिए तुम्हारा डिस्क डुप्लीकेटर होता है, एक बार में 5-6 कॉपी, 3 घंटे लग रहे हैं तो 5 घंटे में 5 कॉपी बना के रखो, 3 घंटे में 5 कॉपी बना के रखोगे, तो एविडेंस की 2 कॉपी बनती है, मास्टर कॉपी और एक वर्किंग कॉपी, आगे बताऊंगा वर्किंग कॉपी मास्टर कॉपी क्यों जरूरी होती है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है कि एक ही बार में 2 कॉपी बना दे, उसकी टाइम कम, 2 कॉपी बन गई, उस कॉपी के ऊपर काम किया जाता है, ओरिजिनल एविडेंस पर कभी काम नहीं किया जाता, वरना ओरिजिनल एविडेंस टैंपर हो गया गलती से, तो इस वजह से, ठीक है। फिर आपका वर्क, ये कुछ टूल्स होते हैं। अगर मान लो कॉपी का सामान, अगर जो एविडेंस है उसमें वो एविडेंस
तो हमें क्या पता कि किसी की कॉपी करना है क्या नहीं करना है। नहीं, पूरा ही कॉपी होता है, पूरी कॉपी पूरा कॉपी होता है। डुप्लीकेट कर रहे हैं ना, डुप्लीकेट का मतलब होता है एकदम एज इट इज जैसा बना के डेटा को डाल दो। तो उसको फिर जो ओरिजिनल होता है उसका फिर मतलब उसको कुछ छिड़काने नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो ओरिजिनल को हम रख देते हैं साइड में, पैक करके रख देते हैं, जो उसकी कॉपीज होती है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो हमारे कॉपीज के अगर 5 और 16 अगर वो मान लेना तो नहीं नहीं, फॉरेंसिक महाराज मान्य है वो, एक बार उसका प्रूफ हो गया ना, उसकी रिपोर्ट और ओरिजिनल वाली की रिपोर्ट दोनों मेंशन करके दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम के टूल्स हैं, ये आगे जाके हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये बताऊंगा एफटीके मेजर, मैग्नेट रैम कैप्चर, वर्क स्टेशन मैंने बता ही दिया, जिस फॉरेंसिक की एप्लीकेशन होती है आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, मोबाइल फॉरेंसिक एप्लीकेशन और ब्लैंक स्टोरेज एटीबी। ठीक है, ब्लैंक स्टोरेज क्यों चाहिए होती है? बेसिकली आप गांव के एरिया में चले गए और वहां ज्यादा फोन, ज्यादा हार्ड डिस्क, ज्यादा पेन ड्राइव निकल गई और आप लेके गए एक टीबी का डेटा, जिसमें डेटा आ ही नहीं पाया, तो आप वहां का अमेजोन ये ब्लिंकिट करोगे? तो इसीलिए गांव में जाने से पहले 4-5 टीबी लेके जाया जाता है कि बैकअप के लिए, क्योंकि कोई भी डेटा क्लाउड पे नहीं चढ़ा सकते, तो इस वजह से। पर डे बैग बता दिया था मैंने, बॉक्सेस, लैपटॉप, मोबाइल, एंटी स्टैटिक बैग, ये आपका यूज होता है। आजकल यही करते गाइस, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज? हाँ, पावर बैंक, बैटरी, सब बैकअप लेके जाते हैं सारा कुछ, क्योंकि आपको देखो आपको पता नहीं होता, गांव के एरिया में जैसे इनकम टैक्स के केसेस मैंने करे हैं, तो गांव के एरिया में जाना पड़ता है, वहाँ आउटरीच हो जाती है कभी कभार पावर की, आपको बहुत इश्यूज होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको चेक करनी होती है। चलो गाइस, आज का समझ में आया? प्रियांशु, उत्तर, साक्षी? Yes, sir. ठीक है, यस सर। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो कल नहीं मतलब ट्यूसडे से। ठीक है, कल तो वीकेंड है। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, यस 2 यस मिनट का ही। ये कौन सा अपना 12 जो है ना, अटेंडेंस। आलोक नहीं है, अल्पमास नहीं है, अनुराग नहीं है, जगदीश है, नारायण सैन नहीं है, प्रियांशु चंद्रशेखर है, राजकुमार वर्मा नहीं है, राज विश्वकर्मा नहीं है, रवि है, सत्यम झा नहीं है, साक्षी है, शिवम नहीं है, सूजन नहीं है, उत्कर्ष है। ठीक है गाइस, ट्यूसडे को मिलते हैं गाइस, और अगर पॉसिबली मंडे को क्लास होगी तो मैं पहले ही बता दूंगा तुम्हारे को, एक दिन पहले, संडे को, कि अगले दिन क्लास है। वैसे मेरा वीक ऑफ मंडे को है, लेकिन बाय एनी क्लास लेता हूँ तो मैं बता दूंगा। चलो गाइस, बाय Okay, sir. बाय, टेक केयर गाइस। होंगे। ये